फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब। आज से हम अर्थशास्त्र की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे और ये हमारी पहली कक्षा है, हमारा पहला लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन है। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। तो वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, कितना भी बुरा वक्त हो या कितने भी बुरे हालात हो, मैं चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल तो कभी नहीं हारेगा। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो इसी के साथ हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि एवं विकास। तो आर्थिक वृद्धि एवं विकास ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो हम अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अर्थशास्त्र बेसिकली कहते किसे हैं कि जब ये हमारा समाज है, समाज में जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद उसका वितरण और उपभोग किया जाता है। वितरण करने के पश्चात लोगों के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। वही हमारे अर्थशास्त्र कहलाता है। तो जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन करने के पश्चात हमें उसका वितरण करना पड़ता है और वितरण के बाद लोगों के द्वारा उसका उपभोग कर लिया जाता है। तो उसे ही हम बेसिकली अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जो अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होता है, तो अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु ये होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं, ठीक है। अब समाज के अंदर जो हमें कल्याण स्तर बढ़ाना है, कल्याण स्तर बढ़ाने के लिए सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करना होता है। तो हमें सीमित संसाधनों के द्वारा उचित आवंटन करना होता है। किस लिए करना होता है? कल्याण स्तर बढ़ाने के लिए। लोगों का, समाज के लोगों का कल्याण स्तर बढ़ाने के लिए हमें उसका उचित आवंटन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उचित आवंटन का मतलब क्या होता है? उचित आवंटन का मतलब होता है कि जो हमारा समाज है उसमें जो सबसे अंतिम जो व्यक्ति है, ठीक है, उस तक वस्तुओं और सेवाएं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तो उसे ही हम उचित आवंटन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें उचित आवंटन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में संसाधन असीमित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसाधन सीमित है, इसीलिए हमें उचित आवंटन करना आवश्यक होता है। अगर हमारे पास असीमित संसाधन होते हैं तो हमें उचित आवंटन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 48 घंटे होते हैं एक दिन में, 60 घंटे होते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कोई सा भी काम कोई से भी वक्त कर सकते थे। लेकिन हमारे पास जो 24 आवर रहते हैं, तो उनको ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि हमें कितना वक्त कौन से कब पढ़ाई में लगाना है और कितना समय दूसरे कार्यों में लगाना है। तो इस प्रकार ही जो संसाधन है वो हमारे देश में है, तो उनका भी हमें क्या करना पड़ता है? उचित आवंटन करना पड़ता है, ताकि जो लोग हैं उनका कल्याण स्तर बढ़ सके, उनका जीवन स्तर बढ़ सके और वो मुख्य धारा में जुड़ सके। तो यही हमारा अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होता है। अब जो हमारे अर्थशास्त्र के पिता हैं, ठीक है, हमारे जो अर्थशास्त्र के पिता हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ का मतलब यहाँ पर उन्होंने वस्तु एवं सेवा से लिया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने किस किस से लिया है? वस्तु एवं सेवा से वेल्थ का मतलब लिया है, यहाँ पर धन से नहीं लिया है। और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो क्या अर्थशास्त्र साइंस है? नहीं, अर्थशास्त्र साइंस नहीं है। अर्थशास्त्र सोशल साइंस है। क्या है? अर्थशास्त्र सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। अब जैसे हम देखते हैं कि मानव प्रकृति को देखते हैं, तो मानव प्रकृति में हम देखते हैं कि मानव हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। उसकी जो पसंद है, नापसंद है, वो क्या होती है? हमेशा बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती है। उस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो परिभाषाएं होती है, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो परिभाषाएं होती है वो भी मतलब लचीली होती है, ठीक है। जो परिभाषाएं होती है वो बहुत लचीली होती है, बल्कि थ्योरेटिकल तो कुछ और होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं
कि एक बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था है। तो अब एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसा देश जिसकी दूसरे देश के साथ बिल्कुल भी व्यापार ना हो, बिल्कुल भी लेन देन नहीं हो, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन इस ग्लोबल वर्ल्ड में ये तो मुश्किल है या कहना असंभव होगा कि दूसरे देश के साथ बिल्कुल भी व्यापार नहीं हो। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है ये क्या है, ये सोशल साइंस है, ये साइंस ना होकर सोशल साइंस है। ओके, और इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में। पुस्तक का उनका नाम था कि द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जब ये 1776 से पहले अर्थशास्त्र का हम अलग से अध्ययन नहीं करते थे। अर्थशास्त्र का हम फिलोसफी में ही एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता था, फिलोसफी के अंदर ही अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। लेकिन 1776 के बाद जब से इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है एडम स्मिथ की, तो इसका अलग से अध्ययन किया जाता है। ये एक अलग विषय के रूप में इसका उदय हुआ है 1776 के बाद। और फिलोसफी में सभी विषयों की जननी है फिलोसफी, तो ये भी फिलोसफी से ही निकला हुआ एक विषय है। तो हम आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती है? अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है। एक तो होती है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है इसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो ये समष्टि, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो समष्टि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, तो इसका अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आर्थिक प्रणाली है, ठीक है, तो उसमें व्यक्तिगत रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्तिगत आय हो गया, तो व्यक्तिगत आय क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है तो उसकी आय को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत आय। और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? किसी आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे एक व्यक्ति की आय, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति की आय, तो ऐसे करके हम सभी व्यक्तियों की जब आय जोड़ेंगे तो वो हमारी राष्ट्रीय आय आ जाती है। अगर एक व्यक्ति की आय तो वो तो हो गया व्यक्तिगत आय, और जो सभी व्यक्तियों की आय होती है उसे हम प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। तो समष्टि अर्थशास्त्र बड़े लेवल पर, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, ठीक है, छोटा। तो वह समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने देख लिया कि राष्ट्रीय आय। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हमने बता दिया कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैसे एक फर्म की आय, एक वस्तु का मूल्य, एक व्यक्तिगत आय, तो इसमें ये शामिल किए जाते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें सभी व्यक्तियों की आय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी, तो उसमें सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और क्या है इसमें अर्थव्यवस्था की योग तथा औसत का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? योग और औसत का अध्ययन किया जाता है। अब योग क्या होता है? जैसे राष्ट्रीय जीडीपी है, ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है कि सभी फर्मों का जो उत्पादन होता है, उनका जो मान होता है, उसे ही वो जीडीपी कहलाता है, ठीक है। एक फर्म का उत्पादन तो क्या हो गया? एक फर्म का उत्पादन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ गया, और सभी फर्मों का जो उत्पादन का जो मान हो गया वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ गया। तो राष्ट्रीय आय, ठीक है, जो नेशनल इनकम और जो जीडीपी है, तो इन दोनों के योग को हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और एक होता है मूल्य स्तर। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, तो किसी निश्चित समय में या किसी पर्टिकुलर समय में उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो वो क्या होता है कि मुद्रास्फीति हो गई है, ठीक है, मूल्य बढ़ गया है।
तो मुद्रास्फीति हो गई है, मूल्य बढ़ गया है, तो उसे क्या कहेंगे, इसे हम औसत, ठीक है, ये क्या हो गया, औसत हो गया। तो इसमें योग और औसत का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये है इनका छोटा छोटा अंतर, हमने समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जैसे हमारा कोई क्षेत्र विशेष है, ठीक है, हाँ, जैसे कोई देश हो गया, देश के अंदर समाज या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया, कोई एरिया हो गया ना, तो किसी क्षेत्र विशेष में जब आर्थिक गतिविधियों की संरचना को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, वहां पर जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उनकी संरचना को हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब जो आर्थिक विकास से संबंधित मूल अवधारणाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। आर्थिक विकास से संबंधित जो भी मूल अवधारणा है, उनका हम अध्ययन करेंगे। और जो हमारी पहली जो अवधारणा है वह है, अब आर्थिक वृद्धि क्या होता है। आर्थिक वृद्धि यह होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब दीर्घकाल की अवधि में, ठीक है, लंबे समय की जो अवधि होगी, उसके अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसमें जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, उस वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक जीडीपी होता है, ठीक है, जीडीपी होता है, ये हमारी जीडीपी हो गई, ठीक है, जीडीपी हो गई। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी में क्या होता है कि जब देश में घरेलू वस्तुओं, ठीक है, देश में घरेलू वस्तुओं या सेवाओं का सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है, देश में जब घरेलू वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में क्या होता है, या तो देश के अंदर या बाहर, विदेश में जो भी भारतीय लोगों के द्वारा उत्पादन किया जाता है या भारतीय लोगों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, तो उसे ही हम जीडीपी में शामिल करते हैं। इसके बाद एक होता है जीएनपी, एक होता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसे कहते हैं कि एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष, जो भी हमारा वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मान, ठीक है, देश के इसके अंदर केवल देश के नागरिकों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, उनका मान शामिल किया जाता है। और इसमें जीडीपी में या तो देश के अंदर या फिर देश के बाहर जो भी लोगों के द्वारा आय की जाती है, तो जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो ये हमने जीडीपी और जीएनपी का मोटा मोटा अंतर देख लिया। इसके बाद हम इस पर पूरा डिस्कशन एक क्लास में लेंगे और ये आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक होता है नेशनल इनकम, एनआई, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों की आय, एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों की जो आय होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जो भी व्यक्ति क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, इसको हटा देते हैं, स्पेस कम है यहाँ पे, इस वजह से। देखो एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष है, मान लो, हाँ, वित्तीय वर्ष 2018-19 ले लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2018 और 19 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2018-19 है, इसमें उत्पादन कितने का हुआ, ठीक है, यहाँ पर उत्पादन ले लेंगे, यहाँ पर मूल्य ले लेंगे और यहाँ पर जीडीपी ले लेंगे, ठीक है। तो 2018-19 में क्या हुआ, 100 रुपए का उत्पादन हुआ, ठीक है, 100 रुपए का
उत्पादन हुआ, और यहाँ पर जो मूल्य है वो 10 रुपये है। तो हमारी जीडीपी कितनी आ गई? 1000। कितनी आ गई? 1000। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष है, इसके बाद अगला वित्तीय वर्ष ले लेते हैं हम 2019 और 20। तो 2019-20 में उत्पादन रहा 100 रुपये का और मूल्य बढ़ गया। ठीक है, मूल्य कितना हो गया? पहले 10 रुपये था, अब 11 रुपये हो गया। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1100 रुपये। जीडीपी हमारी हो गई 1100 रुपये। तो यहाँ पर 10% कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पर हो गई 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? यहाँ पर 10% की। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जीडीपी में वृद्धि हुई है या फिर यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हुई या मूल्य में वृद्धि हुई? यहाँ पर किस में वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 2018-19 में हमने उत्पादन 100 रुपये का देखा और यहाँ पर मूल्य 10 रुपये का, और यहाँ पर जीडीपी कितनी हो गई? 1000 रुपये। 2019-20 में उत्पादन 100 रुपये का जैसे पिछले वर्ष रहा था, और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मूल्य में वृद्धि हो गई। ये जो मूल्य है, इस मूल्य में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जीडीपी का मान अलग है। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1100 है। तो यहाँ पर ये जो 10% वृद्धि हुई है, तो ये 10% वृद्धि यहाँ पर जीडीपी में वृद्धि नहीं है, ये मौद्रिक मान में वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पर जो जीडीपी में वृद्धि है ये मौद्रिक मान में हुई कोई हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर जीडीपी में नहीं, यहाँ पर मौद्रिक मान में वृद्धि हुई। अब यहाँ पर जो रियल जीडीपी है, अगर रियल जीडीपी यहाँ पर इसे कहेंगे। ठीक है, कि रियल जीडीपी क्या है? यहाँ पर 100 रुपये है यहाँ पर रियल जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि को व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक जीडीपी है, ये जो वास्तविक जीडीपी है या वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आई है, ठीक है, तो उसमें निरंतर वृद्धि को हम क्या कहेंगे? उससे हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और जो हमारे व्यक्तिगत जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, तो वो कितनी है? प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 है। ठीक है, औसतन। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में जो दीर्घकाल की अवधि है, दीर्घकाल की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और जो वास्तविक जीडीपी है, हमने अभी आपको बताया था वास्तविक जीडीपी क्या है, या फिर वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें निरंतर वृद्धि होगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। तो जो निरंतर वृद्धि होगी तो इसे आर्थिक विकास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो आर्थिक वृद्धि है, तो आर्थिक वृद्धि को हम आर्थिक विकास के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या है? एक आयामी अवधारणा है, एक आयामी अवधारणा है, और ये क्या है? मात्रात्मक है। ठीक है, मात्रात्मक है, गुणात्मक ना होकर ये मात्रात्मक है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है और किस वर्ष कितना उत्पादन हुआ, और उसके अगले ही वर्ष या उसके पिछले वर्ष कितना उत्पादन हुआ, तो उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना उत्पादन हुआ है, तो हम इसमें इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं। तो ये क्या है? मात्रात्मक अवधारणा है, और इसमें वास्तविक जीडीपी से मापा जाता है। इससे किससे मापा जाता है? रियल जीडीपी से मापा जाता है, और ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इसका सूचक है। ठीक है, जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, वो इसका सूचक है। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो अवधारणा है वो है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास क्या होता है कि यह आर्थिक वृद्धि की वह प्रक्रिया है जिसके साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी सुधार होता है। आर्थिक वृद्धि में क्या हुआ था? आर्थिक वृद्धि में हुआ था केवल जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन था उसमें निरंतर वृद्धि हुई थी। ठीक है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई थी, लेकिन जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के अंदर क्या होता है? यह आर्थिक वृद्धि की वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो आर्थिक पहले पढ़ा था, ये उसी की प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें हमें सामाजिक कल्याण को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या शामिल किया जाता है? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, तो इसमें प्रक्रिया जो आर्थिक वृद्धि है उसकी प्रक्रिया तो होती है, उसके साथ साथ इसमें सामाजिक कल्याण भी शामिल होता है।
अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया को आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक और आर्थिक जो सामाजिक ढांचा है उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो उसकी प्रक्रिया को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। और ये आर्थिक विकास क्या है, ये बहुआयामी अवधारणा है और ये एक गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, हमने आर्थिक प्रगति देखी थी कि वो एक आयामी अवधारणा थी, और ये जो यह है ये बहुआयामी है, वो मात्रात्मक थी, ये गुणात्मक है। अब ये गुणात्मक कैसे है, ये गुणात्मक इस प्रकार है क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें उत्पादन के साथ साथ देखा जाता है कि लोगों का कल्याण स्तर कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक कल्याण को शामिल कर लिया जाता है। तो सरकार का लक्ष्य क्या होता है, सरकार का लक्ष्य ये होता है कि सामाजिक कल्याण बढ़ाना है, लोगों का रोजगार उपलब्ध कराना है, तो इसीलिए इसे हम बहुआयामी कहेंगे। एक आयामी नहीं होकर ये क्या है, बहुआयामी अवधारणा है। और आर्थिक वृद्धि के बिना इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो आर्थिक विकास है इसकी संभावना आर्थिक वृद्धि के बिना बहुत कम होती है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि होगी उसके बाद ही तो हम समाज का कल्याण स्तर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि होगी उसके बाद ही तो हम कल्याण स्तर बढ़ा सकते हैं। तो इसके जो मानक है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI में क्या क्या शामिल किया जाता है, HDI में जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको देखा जाता है। अब शिक्षा में देखा जाता है कि शिक्षा की उम्र क्या है, स्वास्थ्य में देखा जाता है कि कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, उनका पोषण स्तर कैसा है। तो इसमें HDI के तीनों मानक शामिल किए जाते हैं जिससे हमें सामाजिक कल्याण में सुधार का पता चलता है। और एक इसमें है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आर्थिक विकास यह आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया होती है जिसके साथ साथ सामाजिक कल्याण भी इसमें शामिल होता है। आगे देखते हैं हम समावेशी विकास। अब समावेशी विकास कहते किसे हैं, ठीक है, समावेशी विकास होता है कि ये एक प्रक्रिया भी है और एक यह परिणाम ही है, ये एक प्रोसेस और आउटकम दोनों है। ठीक है, ये जो समावेशी विकास है इसमें प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। जिसमें आर्थिक वृद्धि की संरचना में सभी वर्गों के व्यक्तियों की भागीदारी हो और उसमें समान रूप से लाभान्वित हो। तो समावेशी विकास क्या होता है कि जो सभी वर्गों के व्यक्ति हैं, एक वर्ग के व्यक्ति का पर्टिकुलर एक वर्ग के व्यक्ति ना होकर सभी वर्गों के व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सभी वर्गों के व्यक्ति इसमें शामिल कर लिए जाते हैं और उनको समान रूप से लाभान्वित हो। ठीक है, वो क्या हो, समान रूप से कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सरकार की स्कीम हो, ठीक है, तो उससे क्या हो, समान रूप से लाभान्वित हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम समावेशी विकास कहेंगे। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अब प्रमुख उद्देश्य हमें पता ही चल गया है कि क्या होता है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको समतावान बना रहे हैं और सभी को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, लोगों को क्षमतावान बनाना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। क्यों करवाना, क्यों, ताकि उन लोगों को रोजगार मिले और उनका जीवन स्तर बड़ा अधिक हो, और उनका जीवन स्तर बढ़ने के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय उत्पादन में, राष्ट्रीय आय में वो उनका वो शामिल हो। तो इस प्रकार इसे ही हम समावेशी विकास कहेंगे, ताकि जब लोगों का विकास होगा तो हमारा समाज का भी कल्याण होगा, हमारे समाज का भी विकास होगा। और समावेशी विकास के घटक और विशेषताएं। अब समावेशी विकास के घटक और विशेषताएं क्या क्या होती है, समावेशी विकास के जो घटक हैं वह होते हैं, अब समावेशी विकास का जो पहला घटक है वो है मानव क्षमता में सुधार। ठीक है, तो मानव क्षमता में हमें क्या करना पड़ेगा, समावेशी विकास करने के लिए हमें मानव की क्षमताओं में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मानव की क्षमता में सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें शिक्षा का स्तर अच्छा करना पड़ेगा, कौशल और विकास, प्रशिक्षण, और क्या करना पड़ेगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। सभी की लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब जाकर ही तो वो आगे के बारे में सोचेंगे और आगे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करेंगे। ठीक है,
और सभी को क्या, सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि सभी को जब समान अवसर उपलब्ध होंगे तभी तो सभी का समावेशी विकास संभव होगा। और उसका अगला है, हमें महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानव क्षमता में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें समावेशी विकास करना है तो हमें मानव क्षमता में सुधार करना पड़ेगा। और इसका जो दूसरा घटक है वो है रोजगार सर्जन। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें निवेश करना पड़ेगा। अब निवेश में वृद्धि करने के लिए सरकार का जो एक नीति है, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया और इज ऑफ बिजनेस, तो व्यवसाय की सुगमता, ठीक है, इज ऑफ डूइंग व्यवसाय की सुगमता, इसे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अगर यहाँ पर व्यापार करना आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा विदेशों से लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उद्योग, और यहाँ पर लोगों को उद्योगों से ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो उससे क्या होगा, उससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार की मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना जो सरकार, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, थोड़ी टेक्निकल तो जैसे वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इग्नोर करें। तो आगे देखते हैं हम निवेश, हमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा, स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। और हमें स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्यमिता को बढ़ाना पड़ेगा। उद्यमिता को बढ़ाने के लिए हमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि स्कीमें चलाई जा रही है। और क्या होगा, श्रम गहन क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। श्रम गहन में खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, चमड़ा, वस्त्र उद्योग, पर्यटन, इन सबको बढ़ाना पड़ेगा। और हमें निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे मनरेगा, इन सबको संचालित करना पड़ेगा, ताकि लोगों का जीवन स्तर ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उनका उनका जीवन अच्छे से, उनका थोड़ा जीवन स्तर बढ़े, ठीक है। और एक एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम, तो इनको भी हमें बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो। इसके बाद देखते हैं कि समावेशी विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। जो इनका डिफरेंस है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास केवल उद्देश्य, आर्थिक विकास में केवल उद्देश्य शामिल होता है, जबकि जो समावेशी विकास होता है इसमें प्रक्रिया उद्देश्य दोनों शामिल किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस एंड आउटकम दोनों शामिल किया जाता है। और आर्थिक विकास में केवल उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है, समाज का कल्याण स्तर बढ़ाना, ठीक है। अब आर्थिक विकास केवल कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित होता है, आर्थिक विकास किस पर केंद्रित होता है, कल्याण को बढ़ाने पर केंद्रित होता है। और जबकि समावेशी विकास कल्याण को बढ़ाने के लिए तो केंद्रित है ही, लेकिन साथ में किसके साथ, भागीदारी के साथ, लोगों की भागीदारी के साथ कल्याण स्तर बढ़ाना है। तो उसके, तो यह उसे ही हम क्या कहेंगे, समावेशी विकास। तो आर्थिक विकास तो केवल कल्याण को बढ़ा रहा है, उसका जो मेन फोकस है, उसका केंद्र बिंदु वो क्या है, वो है कल्याण को बढ़ाना। और जबकि समावेशी विकास भागीदारी के साथ कल्याण को बढ़ाना है, ठीक है, भागीदारी के साथ हम कल्याण को बढ़ाएंगे तो वो है समावेशी विकास। अब पुनर्वितरण उपाय, पुनर्वितरण उपाय क्या क्या होते हैं, जैसे सहायकी, कल्याण भुगतान, पेंशन, सब्सिडी, तो ठीक है, इनको ही हम पुनर्वितरण उपाय कहेंगे। तो इनसे क्या होगा, आर्थिक विकास तो प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम लोगों को पेंशन देंगे, वृद्धों को, और क्या, और उनको सब्सिडी देंगे, लोगों को कल्याण भुगतान करेंगे, तो आर्थिक विकास तो प्राप्त हो जाएगा, लोगों का कल्याण तो बढ़ जाएगा, ठीक है, लोगों का कल्याण स्तर तो बढ़ जाएगा, लेकिन समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं है। लेकिन लोगों का इसमें समावेशी विकास नहीं होगा। तो पुनर्वितरण उपायों से समावेशी विकास नहीं होगा। समावेशी विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समावेशी विकास के लिए हमें लोगों की बढ़ानी पड़ेगी,
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा की क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी और इससे ही रोजगार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे समावेशी विकास होगा। आगे देखते हैं, एक मिनट। अब अगला है हमारा मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास से तात्पर्य होता है कि मानवीय विकल्पों में संवर्धन एवं कल्याण स्तर में सुधार। तो मानव का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मानव के लिए विकल्प खोलने पड़ेंगे। उसके सामने विकल्प होंगे कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर रोजगार कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए संसाधन है। तो उस प्रकार हमें कल्याण स्तर में सुधार करना पड़ेगा। और पांचवा है मानव संसाधन विकास या मानवीय पूंजी निर्माण। तो मानव संसाधन विकास या मानवीय पूंजी निर्माण से तात्पर्य ये होता है कि मानवीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, कि मानव की जो उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है और हम उसमें वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं। मानव किस प्रकार उसकी कार्य करने की क्षमता है हमें हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मानव संसाधन विकास और मानवीय पूंजी निर्माण कहेंगे। और जो पूंजी के प्रकार होते हैं, पूंजी के प्रकार 3 होते हैं। एक तो होती है भौतिक पूंजी, एक होती है मानवीय पूंजी, एक होती है सामाजिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी में क्या होता है, भौतिक पूंजी में तो जैसे मशीनरी हो गया, फैक्ट्री हो गया, उपकरण हो गया, तो जो ये सब क्या किसमें आएंगे, ये सब आएंगे मशीनरी, फैक्ट्री, उपकरण, तो ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आएंगे। और एक हो गया मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी में क्या आएगा, श्रम बल, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों आ जाएंगे इसमें, तो ये मानवीय पूंजी हो गया। और सामाजिक पूंजी, समाज के लोगों के बीच में समन्वय, तो इसे ही हम सामाजिक पूंजी कहेंगे। अब अभी तक ये हमारा आज का हमने पढ़ लिया आर्थिक समृद्धि एवं विकास। और अभी क्लास आगे भी नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट कवर होगा। और अभी हम कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी हमने क्लास पढ़ी है उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि हमने क्लास को कितनी गहनता से पढ़ा है और नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र दो पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें ये समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था कि ये वृहद लेवल पर वृहद है। ठीक है, ये छोटा नहीं होकर ये बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, और इसमें बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। एक तो होता है राष्ट्रीय आय। तो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की आय, तो एक व्यक्ति की आय तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, मतलब व्यष्टि में आ जाएगी। और एक व्यक्ति की आय प्लस एक व्यक्ति की आय, तो ऐसे लोगों की जब आय जोड़ेंगे तो वो किस में शामिल हो जाएगा, वो शामिल हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। तो राष्ट्रीय आय को हमने समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया था। और एक व्यक्तिगत आय, तो व्यक्तिगत आय तो व्यष्टि हो ही गया था, तो व्यक्तिगत आय तो इसमें हो ही नहीं सकता। उसके बाद हो गया एक राष्ट्रीय, तो एक होता है राष्ट्रीय उत्पादन। तो ये भी बताया था जीडीपी भी मैंने, कि सभी फर्मों का उत्पादन को हम प्लस कर लेंगे तो जीडीपी आ जाएगी। और एक हो गया बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें सेकंड कट जाएगा और उसके बाद जो सेकंड नहीं है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास एक वृहद संकल्पना है। हमने आर्थिक वृद्धि पढ़ा था, आर्थिक वृद्धि के बाद हमने आर्थिक विकास पढ़ा था। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि में तो हमने क्या पढ़ा था, आर्थिक वृद्धि में हमने पढ़ा था कि इसमें वस्तु एवं सेवाओं के मान में उनके उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी, तो उसे हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और आर्थिक विकास में क्या कहा था कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या शामिल होगा इसमें, सामाजिक कल्याण भी इसमें शामिल होगा। तो आर्थिक विकास एक वृहद संकल्पना है, जबकि आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण संकल्पना है।
तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा कथन है, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि एक पूर्व शर्त है, कि आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए आर्थिक समृद्धि पूर्व पहले की शर्त है, तो उसे पहले प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके आंसर जाएंगे 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यहाँ पर ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या कहा था, व्यक्तिगत आय, एक व्यक्ति की आय शामिल करी थी हमने इसमें, तो एक व्यक्तिगत आय हो गया। उसके बाद एक फर्म की आय भी आ जाएगा इसमें, एक फर्म की आय, और इसमें आ गया मुद्रा स्फीति। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और जो ये जो पारिवारिक आय है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, ये कट जाएगा। उसमें एक परिवार की आय और एक व्यक्ति की आय और एक फर्म की आय, ये तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। और ये जो मुद्रा स्फीति है, ये मैंने बताया था आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, कि एक वस्तु की मूल्य में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। और मुद्रास्फीति को वो उसका औसत, योग और औसत समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो इसमें मुद्रास्फीति नहीं होगा, ये तीनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास की तुलना में समावेशी विकास एक वृहद संकल्पना है। और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है, कल्याण भुगतान से समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि कल्याण भुगतान से समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं होता है। समावेशी विकास सुनिश्चित कब होगा, जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और लोग साथ मिलकर आएंगे और उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर समावेशी विकास होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेकंड है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, कि आर्थिक विकास की तुलना में समावेशी विकास एक वृहद संकल्पना है। हमने बताया था कि आर्थिक वृद्धि में क्या क्या, आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि के मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि, उसके साथ साथ क्या सामाजिक कल्याण शामिल किया जाता है, तो उसे हम आर्थिक विकास बोला था। और समावेशी विकास में हमने क्या कहा था, कि लोगों